हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल टिप्स की। अब ये टिप्स कोई स्टॉक टिप्स नहीं है। ये एक छोटे छोटे मनी हैक्स है या फिर छोटे छोटे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप्स है, जो कि किसी को भी जो अभी करंटली अपना जॉब स्टार्ट कर रहा है उसे एक 5-10 साल 5 टू 10 ईयर्स एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में पहुंचने में हेल्प कर सकता है। राइट। तो और ये कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, इट्स जस्ट अ मनी हैक्स। तो बोलते हैं ना कि आ, कई बार हम लोग लाइफ में स्टार्ट करते हैं और बाद में देखते हैं कि यार 5-10 ईयर्स हो गए कमाते हुए बट हम कहीं पहुंचे नहीं, राइट, फाइनेंशियली। तो इन टिप्स को अप्लाई करने से एटलीस्ट विद इन 5-10 ईयर्स आप रियलाइज करोगे कि आप फाइनेंशियली बाकियों से बेटर हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टिप है अवॉइड अर्ली होम। क्यों? देखिए, जब आप स्टार्ट करते हो आपकी सैलरी कम होती है, राइट। आपकी सैलरी कम होती है, आप अगर एक होम लोन में अपना पैसा फंसा दोगे तो आप उधर रिस्की बेट्स नहीं ले सकते उसके बाद, क्योंकि आप नए आप अभी भी कमाना शुरू किया, आप यंग हो, बहुत ही यंग हो, समझो 23-25 हो, तो आप उस समय ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। बट अगर आप फंस गए होम लोन में, तो आप आपकी बहुत बड़ा पार्ट ईएमआई का, क्योंकि आपकी सैलरी अभी भी छोटी है, तो एक बड़ा पार्ट आपका ईएमआई में लग जाएगा, जिसकी वजह से आप बाकी रिस्की बेट्स नहीं ले सकते। और ये ईएमआई में एक बार फंस गया पैसा तो करीबन 10-20 साल तक वो लोन चलेगा और आप दूसरी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो और दूसरी बात ये है कि जब अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ होती है उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते हम कहाँ रहने वाले हैं, या फिर कितना बड़ा घर लेना चाहिए, कितना अमाउंट का हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, घर में। वेदर 1 BHK मेरे लिए अच्छा रहेगा, अभी 2 BHK का, फैमिली कैसे कितनी बड़ी होगी, क्या होगी, ये सब डिसाइड है। इससे बेटर है, इससे बेटर एक वे है कि आप जो भी ईएमआई देना चाहते हैं, राइट, उसको बल्कि कहीं इन्वेस्ट करें, एक रिस्की बेट में या रिस्की इन द सेंस इक्विटी वगैरह में, म्यूचुअल फंड के थ्रू या कैसे भी इन्वेस्ट करें, जिससे कि आप कैलकुलेट करके ये देखें कि 10 साल बाद अगर इतना पैसा लगा आपका कितना होगा। एटलीस्ट आप डाउन पेमेंट, एक बड़ा चंक डाउन पेमेंट का विद इन 5 to 10 ईयर्स बनाने का ट्राई करें, जिससे कि आप 10 साल बाद जब ले तो लोन कम लेना पड़े, आपका इंटरेस्ट कम जाए, और तब तक सैलरी भी आपकी इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि उस समय पे वो जो प्री पेमेंट करने का जो ईएमआई बनेगी, वो भी आपकी सैलरी का बड़ा पार्ट लेगा। इसके लिए अर्ली अवॉइड करें। बट हाँ, ये गोल रखें कि अराउंड 5-10 ईयर्स में मुझे लेना है, तो एटलीस्ट उसके लिए साइड में थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले एसेट में इन्वेस्ट करें वो पैसा। सेकेंड टिप है सेव मोर देन 20% अर्ली। अभी जब हम नए नए जॉब में लगते हैं तो हमारी सैलरी जो है कम होती है, बट ट्राई करें कि उस सैलरी में भी आप 20% कम से कम बचा लें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना बचाएंगे उतना अच्छा होगा, बट कम से कम 20% तो बचाने का ट्राई ही करें, राइट। उससे क्या होगा, एक आदत लगेगी, एंड जब आप देखोगे ना, आपको पैसे को इन्वेस्ट होकर ग्रो होते हुए जब देखोगे, तो आपको एक अलग मोटिवेशन आएगा कि मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके लिए अर्ली जितना आप आदत डाल सकते हो, मान लो 20% नहीं भी कर सकते, सैलरी काफ़ी कम है, 20% नहीं हो कर सकते तो 10% से स्टार्ट करो, 15% से करो, जो भी हो सके करो, ताकि आपको एक हैबिट लग पाए सेविंग। थर्ड है अवॉइड कार अनलेस टू बी यूज्ड एवरी डे। अभी हम लोग देखते हैं कि लोग कमाना शुरू करते हैं, एंड समझो कि फर्स्ट ईयर नहीं लिया, सेकंड ईयर, थर्ड फोर्थ ईयर तक लोग कार ही ले लेते हैं। एंड गोल ये होता है कि कार रहेगी तो हम वीकेंड में घूमेंगे और जाएंगे आसपास कहीं घूमने, तो उसके लिए कार ले लेते हैं। अब कार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, आप मोस्टली तो उस एज में, उस सैलरी में आप कार मोस्टली लोन पे लोगे, राइट। तो अर्ली पार्ट ऑफ द लाइफ लोन तो अवॉइड अवॉइड ही करना चाहिए, राइट। एंड अगर आप सिर्फ वीक के 7 डेज में सिर्फ 2 दिन के लिए कार ले रहे हो, तो एक फाइनेंशियली सही डिसीजन नहीं है, राइट। जब तक आप एवरी डे यूज़ नहीं करते उस कार को। और अर्ली पार्ट में तो हम मोस्ट ऑफ द लोग जो है मिडिल क्लास के, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बाद में जाके स्टेज पे पहुंचते हैं कि जहाँ पे कार वगैरह लेने का सोच रहे हैं। इससे बेटर है कि आप जब यंग हैं, आप दौड़ भाग कर सकते हो, उस टाइम पे अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, शेयर्ड पूल्स, शेयर्ड बस, ये सब यूज़ करें। एंड एंड कार तो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जिसकी में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बार लाइफ में स्टेबल हो गए और अब कार लेना इतना बड़ा आपका फाइनेंशियली बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है आपके लिए, तो उस समय आप ले सकते हो, बट अर्ली ऑन तो अवॉइड ही करना चाहिए। इन्वेस्ट इन इक्विटी एटलीस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी में इन्वेस्ट, अब हिस्ट्री में आप देखोगे तो इक्विटी ही एक ऐसा रास्ता है जिसने इन्फ्लेशन को बीट किया है। बाकी आप एफडी पकड़ लो, गोल्ड पकड़ लो, और रियल एस्टेट पकड़ लो। रियल एस्टेट तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए पहली बार इन्वेस्ट करने के लिए,
एंड उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोल सकते। अगर आप पहला घर ले रहे हो तो वो इटसेल्फ रहने के लिए, एंड वो भी मिलते मिलते, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो तो वो भी मिलते मिलते 3-4 साल निकल जाता है, ठीक। इससे बेटर है जल्दी इन्वेस्ट करें इक्विटी में। क्यों? सीखना बहुत जरूरी है इक्विटी को, इक्विटी का रिस्क समझना। जो बोलते हैं ना कि अचानक से बड़ा पैसा लेके आता है तो मोस्टली वो भटक ही जाता है, या तो लॉस कर लेगा या तो गलत जगह इन्वेस्ट कर देगा। जब आप छोटे छोटे पैसे लाते हो स्टार्टिंग के 1 2 3 साल, आप समझने में ही चले जाते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे साइकिल्स होते हैं, कैसे हमको डाउन टाइम में होल्ड करना रहता है। और जब पूरा इकोनॉमी, जैसे अभी इकोनॉमी या फिर मैक्रो इकोनॉमी देखे आगे जा रही है, तो स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को समझते समझते आपको 2 3 साल लग जाएंगे। तो जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, रिटर्न तो बनेगा। एंड कुछ नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, कुछ अपना दिमाग नहीं लगा, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू जरूर इन्वेस्ट करें। इक्विटी में हर किसी को, जो भी यंगस्टर है, इक्विटी में एटलीस्ट रिटायरमेंट एज अ गोल जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी में, राइट। देन फिफ्थ है सिंपल वेडिंग। आज के यंगस्टर देखते हैं कि अ, शादी करते हैं और प्री वेडिंग शूट करते हैं, रिसेप्शन करते हैं। बट ये सब बहुत ही बड़ा खर्चा है, एंड इसका कोई आउटपुट नहीं है, राइट। आप शादी में कितना भी, आप पूरा लोन लेके आजकल लोग खर्चा करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे करते हैं, बट क्यों करना है? आप एक अच्छा कपल बने, राइट। अच्छा कपल, अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढे, एंड ट्राई करें कि कम से कम खर्चे में, एंड जैसे हमारे बोलते भी है कि लाइक शादी में लोग आते हैं खा पी के चले जाते हैं, और उल्टा खाने पीने का बुराई करके ही चले जाते हैं, राइट। ऐसा बोलते हैं लोग जोकिंगली। बट जो पैसा, रादर पेरेंट्स भी समझदार हो गए, बट उनको और समझदारी दिखानी चाहिए कि रादर जो पैसा खर्चा करेंगे, छोटी वेडिंग कीजिए, बहुत ही नज़दीक लोगों को बुलाइए, सारे संसार को दिखाने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो पैसा बचे हस्बैंड वाइफ को या फिर जो कपल है न्यूली वेड, उनको दे दीजिए, ताकि वो लोग अपनी लाइफ में उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सके, रादर दिन दुनियादारी में और सबको बांटने में। वो पैसे दूसरों पर खर्चा करने से अपने ही बच्चों को दे, जो कि हो सकता है वो पैसे को वो इन्वेस्ट करे, या हो सकता है उससे वो अपने नए घर का डाउन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपल वेडिंग रखें, उससे जो पैसा बचे उसको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेटर करने के लिए यूज करें। ओके। सिक्स्थ फाइनेंशियल टिप है इमरजेंसी फंड। बट अभी इमरजेंसी इमरजेंसी फंड में दो चीज़ें हैं। या तो आप अभी भी जॉब करना शुरू किया, आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब आपका एक्सपेंसेस और सैलरी ऑलमोस्ट काफ़ी नज़दीक है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी अपनी सैलरी जो है 6 to 12 टाइम्स ऑफ योर सैलरी, जिस पे भी आप कंफर्टेबल है, 6 हो 9 हो या 12 टाइम्स ऑफ योर सैलरी एज एन इमरजेंसी फंड साइड में रख सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी और एक्सपेंसेस में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब आप एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, सैलरी आपकी ज़्यादा है, अगर वो बचा पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप अपने एक्सपेंसेस का 6 to 12% रखें, राइट। तो एंड इमरजेंसी फंड आप सबसे पहले बनाइए, कहीं इन्वेस्ट करने से पहले आप इमरजेंसी फंड बनाइए। एंड क्यों बनाना है? क्योंकि आपने 2020 में देखा होगा, राइट, कोविड अचानक आया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, लोगों के जॉब्स के प्रॉब्लम हो गए, और उस समय पे एटीएम नहीं खुला है, कुछ कैश नहीं निकाल सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो, इट्स बेटर कि इतना फंड आप साइड में रख दें, राइट। और उसको उसको हाथ नहीं लगाया, उस पर ना सोचे कि मुझे क्या इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न वगैरह के बारे में इमरजेंसी फंड पे बिल्कुल नहीं सोचे, वो इमरजेंसी के लिए है। रिटर्न कमाने के लिए आपके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट्स है, और आप देखेंगे जब आप इमरजेंसी फंड रख लेंगे ना, आप फ्रीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे ये डालूं इन्वेस्टमेंट में कि नहीं डालूं, कुछ इमरजेंसी आ जाएगा। इट्स बेटर कि इमरजेंसी फंड बना लीजिए, उसको साइड रख लीजिए, और फिर जो पैसा है इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू कर दीजिए, राइट। एंड 7 टिप है, अवॉइड कीपिंग लॉट ऑफ मनी सेविंग्स अकाउंट। जब आप इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, राइट, आपका बाकी पैसा फ्री हो जाता है, इमरजेंसी का आपने कर लिया साइड। आप क्रेडिट कार्ड होंगे, वो सब साइड, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब इमरजेंसी के लिए रख दीजिए। थोड़े बहुत बाइंग कीजिए क्रेडिट कार्ड, तो उसको एक्टिव रखने के लिए, बट क्रेडिट कार्ड को भी एज अ इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा पैसे ना रखें, एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन गया तो उसके अलावा जो आपकी इनकम आती है, उन सबको ज़्यादा टाइम तक सेविंग्स अकाउंट में, मतलब क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखें तो कोई ना कोई उसमें बोलते हैं लग्जरी में खर्चा करने का बहाना आ जाएगा, या फिर कुछ चीज़ें जो जरूरी नहीं है, बट आपको उस समय बस पैसे हैं इसलिए ज़रूरी लगेंगी, ठीक। तो वो सेविंग्स अकाउंट में पैसे खर्चे हो जाते हैं। कभी कभी लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, बट सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, तो चलो गाड़ी ही अपग्रेड कर लेते हैं, या फिर फ़ोन ही अपग्रेड कर लेते हैं। वो पैसा अगर सामने दिखेगा
अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो खर्चा हो ही जाएगा। इससे बेटर है आप अवॉइड करें सेविंग अकाउंट पैसे रखने से। एंड कीप सेपरेट बैंक अकाउंट लिंक टू इन्वेस्टमेंट ओनली। तो ये एक माइंडसेट माइंडसेट गेम है, राइट, कि सेविंग्स अकाउंट है मेरा, उसमें कुछ पैसे नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जहाँ से सारे इन्वेस्टमेंट्स लिंक्स हैं, जैसे जीरोधा पे हमको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, बैंक ग्रो पे करना पड़ता है, राइट, हमको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड स्टॉक में तो एक बैंक अकाउंट हमको लिंक करना होता है। तो ऐसा बैंक अकाउंट बनाइए जो कि जिसमें आपकी सैलरी आती नहीं है, बल्कि सैलरी एक बार आ गई तो वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, एंड देन वहाँ से आप जहाँ पे भी डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है या फिर जीरोधा में, या फिर किसी भी ट्रेडिंग ऐप है, जो भी डालना है जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए अलग बैंक अकाउंट रख दीजिए, ताकि सेविंग्स जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो अपना अकाउंट, राइट, पेमेंट करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, जब उसमें पैसे नहीं दिखेंगे तो आप ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स वाले बैंक अकाउंट पे कोई जीपे, कोई फ़ोन पे, कोई भी पेमेंट के लिए ऐप लिंक मत कीजिए, राइट, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रख दीजिए। तो बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, और आप देखोगे बहुत हेल्पफुल भी है आपको। बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट से हट के और कोई खर्चा करने से बचाने के लिए बहुत बड़ा हैक है ये। देन रिचनेस इज नॉट इन प्रॉपर्टी एंड कार बट इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब लोगों को लगता है मेरा मतलब एक ज़माना था कि जो प्रॉपर्टी या घर जिसके पास जितना ज़्यादा हो उसे एक वेल्दी माना जाता था, राइट। बट अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स या रिचनेस बोलते हैं ना कि वो इस चीज़ में है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना पैसा आपके अकाउंट में फिर से एक्यूमुलेट कर रहा है, राइट। अभी अभी प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी इतने, अगर आप टीयर 1 सिटीज में रहते हो, प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो और प्रॉपर्टी लेना और उसमें इन्वेस्ट करना, या फिर एग्जिस्टिंग घर में और ज़्यादा लग्जरी और इंटीरियर करवाना, ये सब रिचनेस का पार्ट नहीं रह गए। अब इंडिया उस लेवल पे आ चुका है जहाँ पे एक बेसिक फैसिलिटी सबके पास है, राइट। तो वो पहले होता था कि किसी का घर छोटा है, किसी का बड़ा है, तो अ, बड़ा फ्लैट है या फिर बड़ा इंटीरियर है तो डिफरेंस क्रिएट करेगा कि भाई वो छोटा है, छोटा इंसान और ये रिच है। बट अभी ऑलमोस्ट एक बेसिक रिचनेस हर किसी की भी आ चुका है। अगर आप टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं तो देखेंगे कि नॉर्मली हर किसी का फ्लैट एक जैसा ही दिखेगा। rather उल्टा इंटीरियर में आपको डिफरेंसेस दिख सकते हैं, बट अगर बाहर से कोई है, कोई आ रहा है, तो देखेंगे सबका फ्लैट ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। एक लेवल पे लोग आ चुके हैं जहाँ पे मेजर डिफरेंस रिचनेस में प्रॉपर्टी और कार से नहीं होते, हर किसी के पास मिनिमम कार अभी हो ही गई है, ठीक। तो इसमें रिचनेस नहीं है, बल्कि अब किसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना पैसा है, कितना नेटवर्थ है, मतलब रिचनेस से हट के अब नेटवर्थ पे ध्यान दीजिए। जिसका जितना बड़ा नेटवर्थ है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स है, जितना इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रहा है, वो नई डेफिनेशन है रिचनेस की, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इन पुराने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से हटके अब नए इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। डू नॉट मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब 10 10 साल 12 साल पहले तो मैंने ये गलती की थी कि मेरा जब फर्स्ट जॉब लगा तब मैंने LIC का प्लान ले लिया, एंड जैसे नॉर्मली होता है कि घर में कोई जान पहचान वाला है एंड वो आके देखते कर रहे तो जॉब लग गया है तो आ, एक यूलिप प्लान या फिर LIC प्लान स्टार्ट कर देते हैं कि आपको ये कल पैसे डबल हो जाएंगे। बट वो पैसे डबल कितने सालों में हो रहे हैं, राइट, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी कोई अगर बेच रहा है कि भाई ये इंश्योरेंस है बट इसमें पैसे भी रिटर्न मिलेंगे, अगर आप इंश्योरेंस के लिए कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक, आप कल नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली का टेक केयर करने के लिए अगर कोई चीज़ ले रहे हो, तो कभी भी उसको इन्वेस्टमेंट मत समझना, इट्स जस्ट एन इंश्योरेंस। और अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट, तो उसको सेपरेट रखो, उसको एज ए इंश्योरेंस नहीं समझो। तो सब बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि बहुत बड़ा चंक ऑफ पैसा स्टार्ट ऑफ द करियर हम इन LICs में और यूलिप्स में फंसा देते हैं। मैंने इन्वेस्ट किया था LIC के प्लान में 25 साल के लिए, बट जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये मुश्किल से 3 4 या 5% का रिटर्न बनाएगी, राइट। अब इसके लिए भी आपको थोड़ी थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैलकुलेट कर सके कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 15 20 25 साल में आपके पैसे 2 3 गुना कर रही है, दो तीन टाइम्स कर रही है, तो ये एक्चुअली कैगर कोई बड़ा कैगर नहीं है, राइट। तो ये आपके इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट करता है। तो ये गलती मत कीजिए कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करें, उल्टा टर्म इंश्योरेंस लीजिए, उसको साइड रखिए, वो प्योर इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसको साइड रखिए, प्योर इंश्योरेंस है, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखिए। देन अर्ली ऑन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ऑन अपस्किलिंग। आपका अर्ली ऑन अगर देखेंगे, जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं, अगले 10 ईयर्स तक सबसे बड़ा कैगर रिटर्न अगर किसी चीज़ में बनेगा तो वो आपके करियर में बनेगा। अगर आपने समझिए आपने शुरू किया अराउंड 3 लाख से एक IT कंपनी में, आप
जॉब लग गई, 3 लाख से शुरू किया और 10 ईयर्स में आप 30 लाख तक पहुंचे। तो 10 ईयर्स में 10 टाइम्स आपका पैसा, आपका सैलरी हुआ। इट्स अ कैगर ऑफ 26%। 10 टाइम्स में 10 ईयर्स में 10 टाइम्स करना इज अ कैगर, CAGR ऑफ 26%। अब इतना कैगर कमाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो 20-20 25-25 साल इन्वेस्टमेंट्स में उन्होंने निकाला है, वो लोग कमाते हैं 26% कैगर। 10 साल में 10 टाइम किया पैसा। तो ये आप जॉब में इजीली कर सकते हो अगर आप, है ना कि, अपस्किलिंग में डालोगे पैसा और टाइम। अपने जॉब में काम कीजिए, अपने जॉब को सीखिए, इम्प्रोवाइज कीजिए, स्विच कीजिए कंपनीज में, एक ही कंपनी में मत बैठे रहिए कि आपका एक कंफर्ट जोन आ गया है तो मैं यही कंपनी में रहूंगा। जब तक आप स्विच नहीं करोगे, आप स्किल नहीं करोगे, क्योंकि जब आप स्विच करने का सोचते हो तब आप मार्केट में उतरते हो, आप देखते हो कि क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर क्या नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बूम है। हर कंपनी उस टेक्नोलॉजी को का टेक्नोलॉजी का अ, किस नए टेक्नोलॉजी में नए रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे थे, तब उसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे और आप देखोगे अपग्रेड हो गए। तो ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें और जितना ज़्यादा स्विचेस मार सकें। यही 10 साल है, करियर के स्टार्ट से 10 साल है जहाँ पे एक्सपोनेंशियली आपका सैलरी बढ़ेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ जाएगा, थोड़ी सी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, और थोड़ा सा आप भी अपग्रेड के होने के लिए या फिर अपस्किल होने के लिए थोड़े से डल हो जाते हैं उसके बाद। तो अगर आप एक अच्छा कर्व लेके 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस तक अच्छा खासा आपने बना लिया, आपका सैलरी बेस, तो उसके बाद आपको अगर उतना उतना इंक्रीमेंट या फिर उतने स्विचेस करने का मन नहीं भी कर रहा है, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पर पहुंच चुके रहेंगे। बट ये तभी होगा जब आप टाइम एंड एफर्ट और मनी अपस्किलिंग में डालेंगे और फ्रिक्वेंटली स्विच करेंगे। राइट। सो अभी बहुत सारे और भी टिप्स हो सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि अगर कोई चीज़ में मिस हो गई है। बट नॉर्मली मेरे हिसाब से ये टिप्स है जो कि अर्ली ऑन लाइफ में अगर पता हो तो ज़्यादा सही हो जाता है, फाइनेंशियली इंसान थोड़ा बेटर वे में जाता है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगी, कैसे लगी ये टिप्स, और कुछ चीज़ें मिस हो गई तो वो भी बताइए। ओके, थैंक यू।